राम राम एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? बिना पेज पलटे बताना। हाँ। अच्छा। हाँ और अच्छा, राइज रे था। चलो बढ़िया। आज देखो जो भी हमें कॉन्सेप्ट सीखना है उसका क्वेश्चन देखो पहले। दे हैव फाउंड द संक शिप। दूसरा, द शिप हैड ऑलरेडी sunken। ये दोनों क्वेश्चन देखो और देखो इनमें क्या कुछ गलत हो सकता है। बता बेटा, ये दोनों क्वेश्चन है, इनमें से कोई गलत भी है कि दोनों सही है? बोलेगा पड़ोसी अली बाबा, पीछे बैठा हो। बेटा देखिए, दोनों सेंटेंस सही है कि दोनों गलत हैं, कि कोई एक गलत है एक सही है? इसको जगा दे। ये दोनों सेंटेंस सही है गलत है? नहीं, तेरे पीछे बैठा उससे पूछ रहा हूँ। इसको आज तू पकड़ लियो क्लास के बाद, ये बैठा है ना लड़का, इसको। हाँ, इसे पकड़ लियो, इसी को, ठीक है। देखो ये दोनों सेंटेंस तो गलत हैं, आंसर बताओ तो पहले बता दूं या बाद में? बाद में बता दोगे तो तुम सीखोगे क्या? पहले सीख लो। आंसर तो ये कि इसमें संक लिखो और इसमें संकन लिखो। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ये है कि इसमें में लिखना चाहिए दे हैव फाउंड द संकन शिप, और इसमें लिखना चाहिए संक। अच्छा, ये जो आंसर है ना वो अब हमें समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और समझ लेना। ये जो संक और संकन हमने दोनों लिखे ना, ये एक वर्ब होती है सिंक। अब ये दोनों इसकी थर्ड फॉर्म है, संक भी इसी की थर्ड फॉर्म है, संकन भी इसी की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी वर्ब्स का जिनकी दो थर्ड फॉर्म होती हैं, और वो दोनों थर्ड फॉर्म अलग अलग तरीके से हमें यूज करनी होती हैं। अगर हम उनका वो डिफरेंस ना यूज कर पाए, ना समझ पाए, तो गलतियां हो जाती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फिर थर्ड फॉर्म। जैसे एक तो यही वर्ब हो गई सिंक, और एक दो और, श्रिंक, स्ट्राइक, शेयर, शेव, ये हो गई। गेट, प्रूव, ड्रिंक, मेल्ट, लोड। अब ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी दो थर्ड फॉर्म होती हैं और दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और हमें उन डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही उनका यूज करना चाहिए। इनकी फॉर्म समझने से पहले एक बार इनके मीनिंग समझ लेना। सिंक का मतलब डूबना, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट होना, स्ट्राइक का मतलब हिट करना, शेयर का मतलब कतरना होता है। शेयर जो होती है वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कतरना। ठीक है। शेव का मतलब तो शेविंग वगैरह करना हो गया। गेट का मतलब पाना, मिलना। प्रूव का मतलब प्रूव करना भी, प्रूव होना भी। ड्रिंक का मतलब पीना, ये ड्रिंक है। मेल्ट का मतलब पिघलना, हालांकि पिघालना भी होता है। और लोड का मतलब भरना। ये इनके मीनिंग हो गए। अब इनके एक बार फॉर्म्स देख लेते हैं। सैंक, संक, और संकन। श्रैंक, श्रंक, और श्रंकन। स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइकन। शेयर्ड, शेयर्ड, और शॉर्न। शेव्ड,
शेप्ड और सेवन, गॉट, गॉट एंड गॉटन, प्रूव्ड, प्रूव्ड, प्रूवन, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंकन, मेल्टेड, मेल्टेड, मोल्टन, लेडेड, एक मिनट, लोडेड, लोडेड, लेडन। अब देखो फॉर्म्स वगैरह अगर लिख लियो तो आ जाओ काम शुरू कर देते हैं। अब हमें ये समझना है कि जो संक और संकन है ये दोनों ही थर्ड फॉर्म है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब वो डिफरेंसेस हमें समझने हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं डिफरेंस समझने के लिए। सबसे पहले ही हैज गॉन और ही इज गॉन। बेटा ये दोनों सेंटेंस सही है, दोनों गलत है। एक सही है एक गलत है। दोनों सही है। दोनों सेंटेंस में लिखी गई वर्ब एक्टिव वॉइस में है पैसिव। अरे भाई दोनों सेंटेंस में लिखी गई वर्ब एक्टिव वॉइस में है पैसिव। दोनों में एक्टिव है। दोनों सेंटेंस में लिखी गई वर्ब एक्टिव है या पैसिव? इसमें एक्टिव है और इसमें पैसिव। गो वर्ब कैसी होती है, डूइंग या हैपनिंग, ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव? कितने बजे क्लास का टाइम है? कितने बजे हिलता हुआ आ रहा है? आज तू खड़ा होकर पढ़ चल दिन भर। बैठ। हाँ बेटा। दोनों मतलब डूइंग और हैपनिंग। डूइंग होती है, हैपनिंग नहीं होती है, समझा? अब ये बता, ये ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव? गो वर्ब ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव? इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव बन जाएगा? नहीं बनेगा। फिर से पूछ रहा हूं, दोनों सेंटेंस है या दोनों ही गलत? हाँ, ये वाला गलत है सेकंड। अभी तो तू कह रहा था दोनों ही सही है। बहुत मारूंगा समझा। पड़ोसी, बेटा ये दोनों सही है दोनों ही गलत? दोनों सही है दोनों गलत? पता नहीं? पता तुझे सब है नानी? है बातें करनी हो पीछे बेटा तो बता बेटा। दोनों सही दोनों ही गलत? पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही है। दूसरा वाला क्यों गलत है, वजह बताओगे? ही इज गॉन अगर हम कह देंगे गलत है तो गलत क्यों है? गो वर्ब इंट्रांसिटिव है, पैसिव नहीं बनेगा। अब देखो ये दोनों ही सही है। अब ये सही क्यों है, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, सबको ही पता होनी चाहिए। गो वर्ब डूइंग है होती है और हमने इसको एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख दिया तो सही है। अच्छा ये कायदे से सही होना नहीं चाहिए था। ये इसलिए सही नहीं होना चाहिए था क्योंकि जो वर्ब हम लिख रहे हैं ना पैसिव वॉइस में। अच्छा जो वर्ब इंट्रांसिटिव होती है वो पैसिव वॉइस में लिखी नहीं जा सकती। तो अगर ये पैसिव वॉइस है तो ये सेंटेंस गलत होना चाहिए, और अगर ये सेंटेंस सही है तो फिर ये पैसिव वॉइस नहीं होना चाहिए, क्योंकि गो वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, इसका पैसिव बनता नहीं है। तो कुल मिला के सेंटेंस सही है, ये वर्ब पैसिव नहीं है। ये गॉन जो है ना ये एडजेक्टिव है, ये गॉन मेन वर्ब है। यहाँ पे मेन वर्ब इज है, ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज है।
तो ये दोनों ही सेंटेंस सही है। दूसरा इसलिए सही है क्योंकि वहां पे हम गॉन को वर्ब ना मान के एडजेक्टिव मानेंगे। अब एक चीज समझना, ये जब गॉन वर्ड को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है मिसिंग, डिसअपियर्ड। मतलब कोई चीज है जैसे गायब हो गई, पहले थी अब नहीं है, तो हम उसके लिए गॉन एडजेक्टिव का यूज करेंगे। गॉन का मतलब डिसअपियर्ड, मिसिंग। तो ये जो हमने लिखा ना ही इज गॉन, ऐसे समझना, मान लो हम किसी पर्सन को ढूंढ रहे हैं और हमें किसी ने बताया वहां मिलेगा, हम आए तब तक वो वहां से गायब। अब क्या लिखोगे, ही इज गॉन या ही हैज गॉन? ही इज गॉन। गॉन का मतलब डिसअपियर, ठीक है। या मान लो कोई कपड़ा वगैरह है, उसपे कोई निशान लग गया, कोई स्टैंड वगैरह लग गया, हमने उसको धोया, वो साफ हो गया, तो अब उसके लिए हम क्या कहें, इट इज गॉन या इट हैज गॉन? इट इज गॉन। गॉन का मतलब डिसअपियर। तो ये जो हमने गॉन लिखा है ना, ये भी सही है वो भी सही है। पैसिव ये भी नहीं है, पैसिव ये भी नहीं है, ठीक है। और इसे हम यहाँ पे एडजेक्टिव कहेंगे, ध्यान रखना। एक एग्जांपल से और इसी बात को समझना। दे हैव सम ब्रोकन चेयर्स, और दे हैव ब्रोकन सम चेयर्स। दोनों ही सेंटेंसेस में जो ब्रोकन वर्ड है, जरा एक बार इसे देखो तो क्या दोनों ही सेंटेंस में वर्ब है? जैसे हमने लिखा दे हैव सम ब्रोकन चेयर्स और हमने लिखा दे हैव ब्रोकन सम चेयर्स, तो ब्रोकन वर्ड क्या दोनों ही सेंटेंसेस में वर्ब है? सी ऑप्शन जो है उसमें क्या है, एडजेक्टिव। देखो ये सम डिटर्मिनर है, चेयर्स नाउन है, डिटर्मिनर और नाउन के बीच में यूज करेंगे तो हम उसे वर्ब नहीं कह पाएंगे, इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। और मेन वर्ब हो गई हैव। सो दे हैव चेयर्स, व्हाट काइंड ऑफ चेयर्स डू दे हैव, ये बताने के लिए हमने लिख दिया ब्रोकन, तो ब्रोकन हो गया एडजेक्टिव। अब इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ब्रोकन को एडजेक्टिव कह देंगे तो हमें पता है कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं। हैव लिंकिंग वर्ब है नहीं, तो एक्चुअल में ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म में। तो अब हमें समझना ये कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, वो वर्ब के अलावा एडजेक्टिव भी होती है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। ही इज मैरिड, ही इज मैरिड। बेटा ये सेंटेंस ही इज मैरिड एक्टिव वॉइस में है पैसिव वॉइस में? हाँ, एक्टिव वॉइस में। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लिखोगे तो एक्टिव हो गया या पैसिव? तो फिर एक्टिव क्यों बोल रहा है? हाँ, कौन सी वर्ब इंट्रांसिटिव है? देखो इसकी कैसे कट गई। अबे गो इंट्रांसिटिव होती है, मैरी नहीं इंट्रांसिटिव होती बेटा, मैरी ट्रांसिटिव वर्ब होती है। हाँ, पैसिव में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता ना, क्योंकि एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। फिर से पूछ रहा हूं, ये वर्ब एक्टिव वॉइस में है पैसिव? जल्दी बोला कर, देख टाइम मत खराब कर, सही बोलना है गलत बोलना बोला करो सड़ा सर। एक्टिव है पैसिव? एक्टिव है ना, पीछे बैठा। हाँ, एक्टिव। चलो मान लो एक्टिव, मान लो, अपनी ऐसी तैसी कराओ, हमें क्या लेना। एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, इसे देखना। ही इज अ मैरिड मैन, ये एक्टिव या पैसिव? एक्टिव पैसिव छोड़ो, ये बताओ इस सेंटेंस में मैरिड जो है ना, ये वर्ब है या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव है। अब देखो जैसे हमने लिखा ही इज अ मैरिड मैन, तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो मैन है। तो अगर मैन ये नाउन हमारा कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए अगर हम कोई वर्ड यूज करेंगे तो इसे एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये मैरिड हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अब जिस तरीके से ये एडजेक्टिव है ना, वैसे ही एडजेक्टिव है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, मैरी वर्ब जो होते हैं ना, इसका हम पैसिव यूज नहीं करते। शायद ये बात हमने पहले कभी डिस्कस किया नहीं? हाँ, किया है ना। तो ये अपना ध्यान देना, मैरी वर्ब पैसिव वॉइस में यूज नहीं होती। तो ये जो हमने मैरिड लिखा ना, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। अब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि एडजेक्टिव्स हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो हम यूज करते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जिन एडजेक्टिव्स को हम एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं सेंटेंसेस में, वो उनका प्रेडिकेटिव यूज होता है, और इस तरीके से यूज किए गए एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं प्रेडिकेटिवली यूज एडजेक्टिव्स। फिर अगर हम किसी एडजेक्टिव को उस नाउन या प्रोनाउन के साथ ही में लिखकर यूज करें जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो इस तरीके के यूज को हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, और इस तरीके से यूज किए गए एडजेक्टिव्स को कहते हैं एट्रीब्यूटिवली यूज एडजेक्टिव्स। तो ये जो हमने ही इज मैरिड लिखा है उसमें भी मैरिड एडजेक्टिव है, ही इज अ मैरिड मैन जो लिखा है उसमें भी मैरिड एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव असल में मैरिटल स्टेटस डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मान लो मैं एक सेंटेंस लिख दूं यहां पर, ही हैज मैरिड हर। अब ये क्या है,
अब ये वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ये वर्ब है एक्टिव वॉइस की, इसके आगे हमने ऑब्जेक्ट लिख रखा है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये मैरिड वर्ब है, ये मैरिड एडजेक्टिव है, ये मैरिड एडजेक्टिव है, ये ब्रोकन वर्ब है, वो ब्रोकन एडजेक्टिव है, ये गॉन वर्ब है, ये गॉन एडजेक्टिव है। तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसको हम एक्शन के अलावा कई बार स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज करते हैं। तो जब वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बनाकर यूज करते हैं, तो वो किसी नाउन या प्रोनाउन की स्टेट डिस्क्राइब करती है, और इसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म्स को जब हम एडजेक्टिव बनाकर यूज करते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब होता क्या, वो एक ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसको जैसे चाहे यूज कर लो, चाहे एज एडजेक्टिव यूज कर लो, चाहे एज अ वर्ब यूज कर लो। अच्छा, इनके साथ में क्या है, यहां पर हमारे पास दो फॉर्म है। एक फॉर्म है एक्शन के लिए, जिसे हम एज अ वर्ब यूज करेंगे, एक है स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए, जिसे हम एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे। तो इन वर्ब्स की जो दो थर्ड फॉर्म है, इनमें यही डिफरेंस है। एक एक्शन डिस्क्राइब करने के लिए एज अ मेन वर्ब यूज होनी है, और एक स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए एज एन एडजेक्टिव यूज होनी है। तो ये जो संकन है, श्रंकन है, स्ट्रकन है, ये सब है एडजेक्टिव्स। संक, श्रंक, स्ट्रक, ये सब है वर्ब्स। अब देखो वो दोनों सेंटेंस, उनमें समझ में आया कि संकन और संक एक दूसरे की जगह क्यों लिखने पड़ गए। सबसे पहले वाले सेंटेंस जो था हमारा, दे हैव फाउंड द डैश शिप, इसमें हमें किसकी जरूरत है, यहाँ पे वर्ब की, एडजेक्टिव की? एडजेक्टिव। दे हैव फाउंड द शिप, व्हाट काइंड ऑफ शिप, ये बताना था, तो हमने एडजेक्टिव लिख दिया संकन। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं हेड हेल्पिंग और लिखी हुई है पहले से ही, तो मेन वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में, तो वर्ब की जरूरत है, तो हमने लिख दिया संक। तो ये अपना ध्यान देना, संक और संकन, संक एडजेक्टिव है, संकन एडजेक्टिव है, संक वर्ब है। चलो दो चार क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी टाइप का। सबको नहीं बेटा, सबको नहीं। ये बातें मत करो। इट इज अ डैश फैक्ट एंड it was dash by Newton. Who owns these dash sheep? Who has dash these sheep? He was wearing a newly dash shirt which he had dash from his father. अब देखो, जो सबसे मतलब थर्ड क्वेश्चन है ना, उसमें हमें ऑप्शन यूज करने प्रूव्ड एंड प्रूवन। फोर्थ और फिफ्थ में यूज करने शी हर्ड एंड शॉन, और सिक्स्थ में यूज करना है गॉट एंड गॉटन। अभी ऑप्शंस उन क्वेश्चंस में यूज करो, देखो कौन सा ऑप्शन किस क्वेश्चन में यूज करना है। बजाय कि ये पता करने के कहां शेयर्ड आएगा, कहां शॉन आएगा, ये पता करना है कहां वर्ब की जरूरत है, कहां एडजेक्टिव की। हाँ बच्चे, फोर्थ और फिफ्थ के लिए ऑप्शन जो है वो है शेयर्ड और शॉन। सिक्स के लिए ऑप्शन है गॉट एंड गॉटन। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट ब्लैंक में हमें किसकी जरूरत है, एडजेक्टिव की या वर्ब की? एडजेक्टिव। जैसे हमने इट इज अ फैक्ट, व्हाट काइंड ऑफ फैक्ट इज इट। अब व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई चाहिए, तो एडजेक्टिव होते हैं व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रूवन, अ प्रूवन फैक्ट। अच्छा, फिर आ जाते हैं इट वॉज डैश बाय न्यूटन। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है इट, इट का मतलब फैक्ट, डूअर है न्यूटन,
अब बाय न्यूटन जो है ये डूअर है, तो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, डूअर है वो सब्जेक्ट नहीं है। इस तरीके से हमें पैसिव वर्ब लिखनी पड़ेगी। पैसिव वर्ब बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है, एडजेक्टिव के वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लिखो प्रूव्ड, यहाँ पे लिखो प्रूवन। फोर्थ क्वेश्चन में किसकी जरूरत है, वर्ब के एडजेक्टिव की? इसमें भी एडजेक्टिव ही चाहिए। हु ऑन्स दिस डैश शिप। अब जैसे हमने लिखा हु ऑन्स दिस शिप, व्हाट काइंड ऑफ शिप ये बताना है। तो व्हाट काइंड ऑफ शिप का आंसर आ गया शॉर्न। शॉर्न का मतलब जिनकी वो ऊन काट ली गई वो। फिर हमने लिखा हु हैड डैश। अब ये हु हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो शेयर्ड। हु हैज शेयर्ड दिस शिप। नेक्स्ट में किसकी जरूरत है? एडजेक्टिव। ही वॉज वेयरिंग अ शर्ट, व्हाट काइंड ऑफ शर्ट वॉज ही वेयरिंग ये बताना है, तो हमने एडजेक्टिव लिखना है यहाँ पे, गॉटन। फिर हमने लिखा विच ही हैड डैश। अब हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई गॉट। देखो एक अगर तुमने पहले कभी पढ़ा हो, एक प्रोवर्ब, प्रोवर्ब का एक स्टेटमेंट होता है, एज अ प्रोवर्ब लोग इसे यूज करते हैं, इल गॉटन इल स्पेंट। मीनिंग बताना है इसका क्या होता है? इल गॉटन इल स्पेंट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी बच्चा बता है? अबे क्या मतलब होता है इस प्रोवर्ब का, इल गॉटन इल स्पेंट का? हाँ, पहले पढ़ी सुनी नहीं कभी है? बता मीनिंग फिर। किससे रिलेटेड है? तो मैं ये कहाँ पूछ रहा किससे रिलेटेड है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ इसका मीनिंग बता। मीनिंग बेटा तुझे पता है? खींचे देखो पीछे, क्या मीनिंग होता है इसका? बोलो। हंस ले तू, पहले हंस ले। जॉनी वॉकर। इसका मतलब खैर यही होता है कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा जो होता है वो गलत तरीके से खर्च होता है। मतलब जो लोग दौलत इकट्ठी करते हैं ना गलत तरीके से, इल मैनर में, तो उनका उसी तरीके से खर्च होता है, मतलब उनके सही काम नहीं लगता वो पैसा। अब देखो इसमें पता है क्या है? ये जो हमने इल लिखा है ये एडवर्ब होता है, और इसके बाद जो हम गॉटन लिख रहे हैं और स्पेंड लिख रहे हैं, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। अब होता है जो स्पेंड है ना, ये स्पेंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब स्पेंड वर्ब की एक ही थर्ड फॉर्म होती है स्पेंट, उसे चाहे एज अ वर्ब यूज कर लो चाहे एज एन एडजेक्टिव यूज कर लो, ठीक है। अच्छा, गॉट वर्ब की दो थर्ड फॉर्म होती है, गॉट और एक गॉटन। अब एडजेक्टिव की जरूरत हो तो गॉटन लिखो, वर्ब की जरूरत हो तो गॉट लिखो। यहां पर हमें एडजेक्टिव की जरूरत है तो हमने गॉटन लिख दिया। तो जिस तरीके से गॉटन एडजेक्टिव है ना, उसी तरीके से स्पेंट भी एडजेक्टिव है, लेकिन होता क्या है, स्पेंड की एक ही थर्ड फॉर्म होती है स्पेंट। अब उसे जैसे चाहे यूज कर लो। तो ये जो प्रोवर्ब होती है इल गॉटन ली स्पेंट, इसमें ये जो स्पेंट है और गॉटन है दोनों एडजेक्टिव होते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखो। द ट्री was dash with ripe mangoes। अब देखो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसके लिए ऑप्शन ये है लोडेड और लेडन। हमें ये पता करना है इनमें से कौन सा यूज करें। हम्म, किसने बोला? किसने बोला? नहीं तू ही बोला ना, बता क्या। लोडेड कैसे पता चल गया लोडेड लिखे? हाँ, वर्ब की जरूरत है। मान लो वो जो हम वर्ब लिख देंगे उससे सेंटेंस एक्टिव हो जाएगा, पैसिव। पैसिव कब हम यूज करते हैं, पैसिव वर्ब सेंटेंस में कब यूज करते हैं एक्टिव? हाँ, और पैसिव कब यूज करते हैं? मतलब जो सब्जेक्ट नहीं कोई और डूअर हो तो पैसिव लिखते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का ट्री तो डूअर नहीं होगा, लेकिन दूसरा कौन होगा एक बार सोच कर था। भाई ट्री ने तो पके हुए मैंगोज नहीं लगाए होंगे, लेकिन लगाए किसने होंगे फिर? तुझे एक सलाह देता हूँ, इससे बुलंद शहर से दूर बैठ। इसका असर हो रहा है तेरे पे, समझा? माइंड तो नहीं करता बुलंद शहर? हाँ, कर भी क्या लेगा मान करके। कह रहा नहीं करता। अब देखो पता है क्या,
इसमें हम पैसिव वर्ब इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि जो सब्जेक्ट है ये तो डूअर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई और भी नहीं होगा। अगर मान लो हम यहाँ पे लोडेड लिख दें, तो लोडेड लिख देने का मतलब ये हो गया कि ये काम किसी और ने किया होगा, ट्री ने नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई डूअर नहीं हो सकता, पेड़ पे जाके कोई भी आम वगैरह नहीं लगाता। तो बजाय कि वर्ब यूज करने के एडजेक्टिव यूज करो, लेडन। अब ये देखो, लेडन जो है ना, ये ट्री की स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है। द ट्री वॉज लेडन विद राइप मैंगोज। तो ये एक्शन नहीं है, ये स्टेट है, स्टेट। अब थोड़ी देर के लिए सपोज करके देखो कि मान लो यहाँ पे सेंटेंस में ट्री नहीं लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता ट्रक। अगर यहाँ पे ट्रक लिखा होता तब क्या होता? तो ये तो सही होता ही होता, लेकिन तब लोडेड भी सही हो जाता। अगर यहाँ पे हम ट्रक लिख देंगे तो लेडन तो तब भी सही होगा, लेकिन तब लोडेड भी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रक के केस में कोई ना कोई डूअर भी होता है। तो हम चाहे तो पैसिव वर्ब भी लिख सकते हैं, और नहीं पैसिव वर्ब लिखनी है तो ट्रक की स्टेट डिस्क्राइब करनी है तो लेडन लिख दो। तो अगर यहाँ पे ट्रक लिखा होता तो ये भी सही होता, और लोडेड लिख देते वो भी सही होता। ठीक है, लेकिन अभी अगर ट्री लिखा है तो फिर यही लिखना। इसी को एग्जाम्पल से और समझना। वेपर लोडेड एयर ब्रिंग्स रेन। अब जैसे हमने ये लिख दिया, वेपर लोडेड एयर ब्रिंग्स रेन। देखो, इस सेंटेंस में जो ब्रिंग्स रेन है ना, ये हमारा प्रेडिकेट है। ब्रिंग्स मेन वर्ब है, रेन उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब इस प्रेडिकेट का जो सब्जेक्ट है वो है एयर। एयर ब्रिंग्स रेन, व्हाट काइंड ऑफ एयर, अब हमें ये बताना है व्हाट काइंड ऑफ एयर, मतलब एक एडजेक्टिव यूज करना है जो एयर को डिस्क्राइब कर दे। तो एडजेक्टिव लोडेड तो होता नहीं है, तो यहाँ पे लिखो लेडन। तो हम इसे लिख देंगे वेपर लेडन एयर। तो यही अपना ध्यान देना है कि जहां एडजेक्टिव जरूरत हो वहां एडजेक्टिव लिखो, जहां वर्ब की जरूरत हो वर्ब लिखो। फिर देखो, एक हमने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा। द पुलिस मैन फाइंड द ड्रंक ड्राइवर फॉर ड्राइविंग इन द ड्रंकन स्टेट। अब देखो, इस सेंटेंस में एक नाउन हमने यहाँ पे लिखा है स्टेट, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव लिख दिया व्हाट काइंड ऑफ स्टेट, ये बताने के लिए हमने लिख दिया ड्रंकन स्टेट। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने एक नाउन लिखा ड्राइवर। व्हाट काइंड ऑफ नाउन, ये बताने के लिए हमने इसके साथ भी एक एडजेक्टिव लिख दिया ड्रंक, और ये दोनों सही हो गए। अब यहाँ से एक चीज और समझना है कि जो ड्रंक वर्ड होता है ना, ये भी एडजेक्टिव होता है। हालांकि ड्रंकन केवल एडजेक्टिव होता है, लेकिन ड्रंक वर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही होता है। तो जो ड्रंक है, इसको हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज करते हैं, एज अ वर्ब भी यूज करते हैं। एक एग्जांपल से समझना, फिर अभी और बता देता हूँ। जैसे हमने किसी पर्सन से सपोज कहा यू आर ड्रंक। अब ये तो लगभग सबको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, ये सेंटेंस सही है। मतलब ये सेंटेंस जो हमने यू आर ड्रंक लिखा है, ये ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है और बोलचाल में यूज भी होता है। अब हमें ये पता करना है कि यू आर ड्रंक जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं, इसमें लिखे गए वर्ब एक्टिव वॉइस में या पैसिव। ये एक्टिव वॉइस है बेटा, ये पैसिव। पैसिव। अगर हम इसको पैसिव में लिख रहे हैं यू आर ड्रंक, तो इसका मतलब ये जो डूअर है वो यू होगा या कोई और। भाई अगर ये वर्ब पैसिव है तो इसका मतलब जो यू सब्जेक्ट है वो डूअर है ड्रिंक वर्ब का, या कोई और। कोई और। हाँ, यू ही है। तो आदमी के पैसिव में सब्जेक्ट डूअर होता है, कोई और। कोई और, तो इसका मतलब यहाँ पे डूअर यू नहीं कोई और होगा, ये मतलब हुआ ना इसका। अब वो कंफ्यूज है, आधा हाँ कर रहा आधा ना कर रहा है। एक बार सोच ले, मैं क्वेश्चन फिर से वही पूछ लेता हूँ, यू आर ड्रंक एक्टिव वॉइस या पैसिव। हाँ, अभी फिर पैसिव क्यों बोला था पहले, समझ ले रहा है। ये कुल मिला के पता है क्या, अगर हम इसे पैसिव मान लेंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ड्रिंक करने वाला पर्सन कोई और है, यू नहीं है, और उसने यू को ड्रिंक कर लिया।
अब अगर ऐसा मान सकते हो तब तो ये सेंटेंस ठीक है। मान लो कोई आया, उसने यू को ड्रिंक कर लिया, यू को पी गया वो, जैसे वो मूवी नहीं है क्या नाम, खिलाड़ी 786, उसमें वो अक्षय कुमार उसको ड्रिंक कर लेता है किसे, कौन है वो कार्टून गायक, हिमेश रेशमिया, हिमेश रेशमिया है ना, देखी नहीं खिलाड़ी 786 मूवी? हाँ, तो अगर मान लो वैसा सीन रहा, कोई आया यू को ड्रिंक कर गया, तब तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन हमें पता है ऐसा हो नहीं सकता, ये लॉजिकल है बात, वो मूवी वूवी में तो जो चाहे दिखाते हैं सर। तो ये पैसिव वॉइस नहीं है, एडजेक्टिव है, और ये आर वर्ब है, और यहाँ पे हम किसी एक्शन को नहीं, इस पर्सन की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो ड्रंक वर्ड होता है ये एडजेक्टिव भी होता है और वर्ब भी होता है, ड्रंकन केवल एडजेक्टिव होता है। इसके अलावा एक चीज छोटी सी और ध्यान रखना, ड्रंक जो एडजेक्टिव होता है ना, वी कैन यूज इट इधर वे, प्रेडिकेटिवली और एट्रीब्यूटिवली। इसको हम प्रेडिकेटिवली भी यूज कर लेते हैं और एट्रीब्यूटिवली भी यूज करते हैं, लेकिन ये जो ड्रंकन होता है ये केवल एट्रीब्यूटिवली यूज होता है, ओनली एट्रीब्यूटिवली। बाकी दूसरा डिफरेंस है समझ लेना, ड्रंक का यूज हम करते हैं थिंग पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए, ड्रंक का मतलब हु इज ड्रंक, जिसने पी रखी है वो, ड्रंकन का मतलब कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग, तो इसको हम थिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं, पीपल के लिए भी कर सकते हैं। ड्रंकन का मतलब होता है कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग, इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्रिंकिंग, तो वो पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है। ड्रंक का मतलब हु इज इन ड्रिंकन स्टेट, ठीक है, तो वो हमेशा पर्सन ही होते हैं। तो ड्रंक का यूज पर्सन के लिए करते हैं, ड्रंकन का यूज थिंग और पर्सन किसी के लिए भी कर सकते हैं। ये प्रेडिकेटिवली नहीं यूज होता, वो एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली दोनों तरीके से यूज होता है। ये क्या लिख दिया भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, द शिप with all its passengers dash into the ocean. Lost, have lost, has lost, was lost. अच्छा, बत्ती जल रही देखो, दिमाग हुआ नहीं, पैसेंजर से आएगा बेटा, पैसेंजर से आएगा, मैं तो ऐसे ही मौज ले रहा था। मैं ये कह रहा था दिमाग तेज हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आंखें हो गई चील के जैसी। तो पैसेंजर से लिखना ये, द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर्स डैश इनटू द ओशन। अब देखो ये वैसे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन की मदद से अपना जो अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे उसी को थोड़ा सा और कंसोलिडेट करना है। इसको जगह जो पिलर के पास बैठा, आंसर बता बेटा, ये क्वेश्चन हो और यही चार ऑप्शन हो, कौन सा ऑप्शन आंसर है? पड़ोसी, हाँ, सी, हैज लॉस्ट। देखो एक चीज तो मैं पहले तुम्हें बता दूं, ये जो विद है ना, ये प्रेपोजिशन है, और ऑल इट्स पैसेंजर्स इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो हम वर्ब लिखेंगे ना, उस वर्ब का सब्जेक्ट है पैसेंजर्स, नहीं शिप होगा। अब शिप चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैव लॉस्ट तो ऑप्शन आना नहीं है। अब इस बच्चे ने कह दिया कि हैज लॉस्ट आएगा। एक चीज बता बेटा, लॉस्ट में और हैज लॉस्ट में टोटल डिफरेंस क्या है? अगर हम ए ऑप्शन लिख दें तो, और अगर हम सी ऑप्शन लिख दें तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब अगर मैं मान लो लॉस्ट लिख दूं तो क्या गलत हो जाएगा? लॉस्ट और हैज लॉस्ट में बस डिफरेंस होता, बाकी नहीं।
अबे हिले हुए ये पास्ट इंडेफिनिट है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है, बस टेंस का ही डिफरेंस है ना। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इन दोनों ऑप्शन में ए और सी में केवल डिफरेंस जो है वो टेंस का है, और कोई डिफरेंस है नहीं। अब हमने टेंस में पढ़ा था कि अगर टाइम ना दिया गया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों एक दूसरे की जगह लिखे जा सकते हैं। मतलब अगर टाइम लिख दोगे तब तो टाइम के अकॉर्डिंग टेंस यूज होगा, लेकिन अगर टाइम ना लिखा हो तो जो चाहे लिखो। टाइम लिखा है इसमें, तो फिर तूने वही क्यों यूज किया, फिर तो ए यूज कर ले। भाई जब टाइम नहीं दिया गया तो प्रेजेंट परफेक्ट भी ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट भी ठीक है, दोनों ही पास्ट के एक्शन होते हैं। तो चाहे ए लिखो चाहे सी लिखो। पड़ोसी आगे बैठा, उसे जगह दे तेरे से आगे। हाँ बता। नहीं पता, आगे बैठा तो उसे जगह। लाल टोपी बहुत मारूंगा समझा। नहीं पता नहीं पता, ये कौन सी रेड पकड़ ली, पड़ोसी की जगह। सब पजामा पड़ोसी। वो आंख ही नहीं मिलाएगा, वो देखो पैसे छुपा जा रहा है। आंसर बता बे। ये जो तीन ऑप्शन बचे हैं ए सी डी, इनमें से कौन सा आंसर है। ध्यान देखो, ये जो लॉस्ट है और हैज लॉस्ट है, अभी हमने पढ़ा कि इन दोनों में टेंस के अलावा तो कोई डिफरेंस है नहीं। और फिर हमने पढ़ा कि टाइम डिसाइड्स द टेंस, यहाँ पे टाइम का कोई रेफरेंस लिखा नहीं। तो अगर टाइम का कोई रेफरेंस नहीं लिखा, टेंस टेंस में डिफरेंस टाइम का ही होता है। तो इसका मतलब हम ए ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, सी ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। अब अगर ए ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, सी ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि फिर तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो ये आंसर रहा। तो आंसर हो गया वॉज लॉस्ट। आ रहा, तुमने पड़ोसी जगह। बेटा ये समझ में आया वॉज लॉस्ट। हाँ हाँ, नहीं आया। तुम मौजूद पड़ोसी, आया समझ में। समझा मुझे एक बार। समझा समझा, अब बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। इसे देखो, समझा क्या समझ में आ गया वही मुझे समझा दे। वहीं आ गया ना, मन भर के मारूंगा समझा। ये बता कि ये लॉस्ट और हैज लॉस्ट गलत क्यों है, वॉज लॉस्ट सही क्यों है। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, तू ज्यादा हिला हुआ है, तेरा पड़ोसी कम है लेकिन तू ज्यादा है। मैंने कह दिया और मेरी बात तुमने सही मान ली। मतलब मैं ये कह दूं कि ये दोनों ऑप्शन आंसर बन सकते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ही गलत हो गए, तुमने सही मान लिया। हाँ? अब देखो पता है क्या, आंसर तो हमारा वो डी है, लेकिन ये जो दोनों गलत है ना, इनके गलत होने की वजह कुछ और है, और उसके सही होने की वजह कुछ और है। ऐसा नहीं कि ये दोनों गलत हो गए तो वो आंसर हो गया, और ऐसा भी नहीं कि वो आंसर हो गया तो ये दोनों गलत हो गए। इनके गलत होने की अपनी वजह, उसके सही होने की अपनी वजह। अब वो क्या वजह है इसको देखो समझते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा राम हैज लॉस्ट, और एक लिखा राम इज लॉस्ट। ठीक है, राम हैज लॉस्ट एंड राम इज लॉस्ट। अब बेटा ये बता, ये दोनों सेंटेंस सही, दोनों ही सेंटेंस गलत, एक सही एक गलत। बोल भी दे, बोर्ड में छेद करेगा क्या है, बोलता क्यों नहीं। हाँ बेटा वाइट शर्ट। हाँ, ये दोनों सही दोनों गलत। दोनों सही है। एक चीज और बता, ये जो वर्ब होती है लूज, जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म हम ये लोग यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, मतलब व्हाट डज इट मीन। हाँ, खोना, डूइंग या हैपनिंग। खो देना या खो जाना। खो जाना। अब क्या करूं, समझा दूंगी छोड़ दूं। देखो एक एग्जांपल और लिखना पड़ेगा, एक या दो लिखने पड़ेंगे, दिमाग खराब। दे हैव, या दे हैव क्या, दे लॉस्ट द मैच बाय एन इनिंग्स
द मैच लॉस्ट बाय एन इनिंग्स। बता इन दोनों में से कौन सा सही, सी या डी? अबे इतना अपने छोटे से दिमाग पे जोर मत दे भाई, जल्दी से बता दे। दे लॉस्ट द मैच बाय एन इनिंग्स, ये सही, या द मैच लॉस्ट बाय एन इनिंग्स, ये सही? सी सही। अब अगर सी सही है और डी गलत है, हालांकि आंसर भी यही है, तो फिर से एक बार सोच के बता, लूज वर्ब डूइंग या हैपनिंग? लूज का मतलब खो देना या खो जाना? हाँ, तुम हिले हुए हो क्या? अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं बे? अगर लूज वर्ब का मतलब हैपनिंग होता तो सेंटेंस ये सही होता, और अगर सेंटेंस ये सही हुआ तो इसका मतलब वर्ब डूइंग एक्सप्रेस करती है, क्योंकि दे जो है वो डूअर है, मैच डूअर है नहीं। अगर ये वर्ब डूइंग नहीं हैपनिंग होती तो सेंटेंस ये वाला सही नहीं हो जाता? फिर लूज वर्ब डूइंग या हैपनिंग? डूइंग। अब यहाँ पे समझना हमें, ये कि जो लूज वर्ब होते हैं ना, हम भले इसका मतलब मान लें खो जाना, लेकिन होता नहीं है, इसका मतलब होता है खो देना। तो लूज वर्ब जो है वो डूइंग वर्ब है, ट्रांसिटिव है, और उसका मतलब खो जाना नहीं है, उसका मतलब खो देना है। फिर से एक बार बता, ये दोनों सेंटेंस सही, दोनों ही गलत, एक सही एक गलत? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि इस उम्र में तुम्हें ये चीज पढ़ाई जा रही है कि राम हैज लॉस्ट, राम इज लॉस्ट में से कौन सा गलत है, उसके बावजूद इतना टाइम लगा रहे हो। जल्दी बोल, राम हैज लॉस्ट सही या राम इज लॉस्ट सही? बी सही। अब देखो, ये जो सेंटेंस है ना और ये सेंटेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो लॉस्ट है ये मेन वर्ब है, और अभी हमने पढ़ा है कि लॉस्ट जो वर्ब होती है ये डूइंग वर्ब होती है और ट्रांसिटिव होती है, बिना ऑब्जेक्ट के आ नहीं सकती। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट तो लिखा नहीं, तो ये सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है। इसमें हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा राम हैज लॉस्ट, सो व्हाट हैज राम लॉस्ट, क्या खो दिया उसने, अब बताना पड़ेगा। राम हैज लॉस्ट द मनी, द अपॉर्चुनिटी, द टाइम, जो भी। नहीं कुछ समझ में आएगा तो ये लोग गलत है। तो ये जो हमारा सेंटेंस ए है ना, ये इनकम्प्लीट है, हम इस पे फुल स्टॉप रख नहीं सकते, क्योंकि डूइंग ट्रांसिटिव वर्ब है, बिना ऑब्जेक्ट के उसको लिख नहीं पाओगे, ठीक है? अच्छा, हमें वो सही क्यों लगता है? क्योंकि हम उसका मतलब मान लेते हैं राम खो गया है, ट्रांसलेशन करते हैं, और ट्रांसलेशन तो अपनी मर्जी का होता है, जो मन में आए ट्रांसलेट कर लो। तो हम इसका ट्रांसलेट ये कर लेते हैं कि राम खो गया है, लेकिन इसका मतलब ये होता नहीं है, इसका मतलब होता है राम ने खो दिया, क्योंकि ये वर्ब डूइंग है, हैपनिंग नहीं। तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अगर ऑब्जेक्ट लिखोगे तो सही हो जाएगा, नहीं तो गलत रहेगा। ये सही हो गया। अब ये सही इसलिए हो गया क्योंकि हम यहाँ पे लॉस्ट को एडजेक्टिव मान लेंगे, जो राम की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, और हम इसे वर्ब मानेंगे ही नहीं। अब वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो एडजेक्टिव से ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ऐसे से हो गया। तो राम इज लॉस्ट का मतलब है राम खो गया है, राम हैज लॉस्ट का मतलब है राम ने खो दिया है। क्या खो दिया है वो बताओगे तो सही हो जाएगा सेंटेंस, नहीं तो गलत। अब देखो अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे वापस जाओ। ये जो हमने लॉस्ट लिखा है और हैव लॉस्ट लिखा है ना, हैज लॉस्ट लिखा है, ये दोनों वर्ब हैं। टेंस अलग अलग है, लेकिन दोनों ही वर्ब हैं। और ये लूज वर्ब डूइंग होती है, ट्रांसिटिव होती है। अगर इसको यूज करोगे तो इसका तो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन हम ध्यान से देखें तो हमने कोई ऑब्जेक्ट लिखा नहीं, हमने प्रेपोजिशन लिख रखी है और उसका ऑब्जेक्ट लिख रखा है, वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। तो अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जिस तरीके से ये सेंटेंस गलत हुआ ना, राम हैज लॉस्ट, वैसे ही वो दोनों भी गलत हो जाएंगे। तो लॉस्ट और हैज लॉस्ट हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वो डूइंग ट्रांसिटिव वर्ब होती है, बिना ऑब्जेक्ट के आएंगे नहीं। वॉज लॉस्ट लिख दिया। अच्छा, वॉज लॉस्ट क्यों बिना ऑब्जेक्ट के आ गया? क्योंकि अब हम उसे वर्ब नहीं मानेंगे, हम उसे एडजेक्टिव मान लेंगे। वॉज लिंकिंग वर्ब हो गई, लॉस्ट पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया, जो शिप की स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस क्वेश्चन से हमें यह समझना है कि एक दो तीन छोटी छोटी चीजें। एक तो लूज वर्ब डूइंग ट्रांसिटिव होती है, एक्टिव वॉइस में बिना ऑब्जेक्ट के मत लिखा करो। दूसरी बात, अगर कोई वर्ब डूइंग और ट्रांसिटिव हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने का स्कोप ना हो या ऑब्जेक्ट ना लिखा हो, तो हम उसको पास्ट पार्टिसिपल बना के अगर लिख देंगे एडजेक्टिव, तो वो सही हो जाएगा। जैसे हमने पास्ट पार्टिसिपल बना के लिखा तो सही, वर्ब बना के लिखा तो गलत, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। इसी बात को एक दो एग्जांपल से और अप्लाई करके देख लेते हैं। द रूम डैश वेल, डेकोरेटेड, विल डेकोरेट, is decorated, has decorated।
डेकोरेट वर्ब क्या शो करती है? डूइंग या हैपनिंग? डूइंग। डेकोरेट का मतलब डेकोरेट करना होता है, ठीक है, तो ये डूइंग हो गई। अच्छा, जिस सब्जेक्ट के साथ हम इस वर्ब को लिख रहे हैं, क्या ये सब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर हो सकता है? नहीं, ये तो डूअर हो नहीं सकता। तो अगर ये वर्ब डूइंग एक्सप्रेस करती है और सब्जेक्ट डूअर है नहीं, तो ये एक्टिव वॉइस तो भूल ही जाओ। तो ये तीनों अपने आप गलत हो गए, ए बी डी। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो आंसर हो सकता है, ये इज डेकोरेटेड। अब इस डेकोरेटेड में चाहे डेकोरेटेड को पैसिव वॉइस की वर्ब मान लो और चाहे एडजेक्टिव मान लो, इस सिचुएशन में दोनों ही सही हो जाएंगे। इसमें हम क्या पैसिव वर्ब मान सकते थे? देखो इसमें ये जो हमने लिखा था, द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर्स वाज लॉस्ट, यहां पे हम लॉस्ट को क्या पैसिव वर्ब मान सकते हैं? हाँ? अबे इसमें पैसिव मान सकते थे क्या? क्या ये मान सकते थे कि कोई ले गया होगा शिप को, कहीं पे ले जाके खोया होगा? नहीं। तो यहाँ पे कोई डूअर नहीं होगा जो शिप को खोया होगा, तो यहाँ पे हम लॉस्ट को केवल पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे कि वो शिप की स्टेट है। अच्छा, यहाँ पे तो कोई ना कोई डूअर जरूरी होगा जिसने रूम को डेकोरेट किया होगा। तो अगर हम उस डूअर के एक्शन को रेफर करना चाह रहे हैं तो इसे पैसिव वॉइस मान लो, और नहीं तो रूम की स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हैं, एडजेक्टिव मान लो। तो यहाँ पे ये इज डेकोरेटेड ही आएगा, जो चाहे मान लो। थर्ड क्वेश्चन देखो। इफ योर फीलिंग्स अराउज so easily, you won't be able to concentrate. अराउज वर्ब का मीनिंग बताओ। प्रोवोक, ठीक है, इंस्टिगेट, डूइंग या हैपनिंग? डूइंग। सब्जेक्ट डूअर या नहीं? अबे ये सब्जेक्ट डूअर या नहीं? नहीं। फीलिंग्स तो अराउज करती नहीं है, फीलिंग्स को अराउज किया जाता है, तो ये तो हमने गलत लिख दिया। अब या तो इस वर्ब को हटा के वर्ब चेंज करो, या फिर क्या करो, जब हमें पता है कि ये वर्ब डूइंग एक्सप्रेस करते हो, सब्जेक्ट डूअर है नहीं, तो इसको पास्ट पार्टिसिपल बना दो, इससे पहले कोई लिंकिंग और लिख के, गेट अराउज्ड। अभी हम गेट अराउज लिख देंगे तो गेट हो गई लिंकिंग और अराउज हो गया पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो सेंटेंस सही हो गया। तो ऐसी वर्ब जो डूइंग ट्रांसिटिव एक्सप्रेस करते हैं उनको बिना ऑब्जेक्ट के मत लिखा करो। अगर ऑब्जेक्ट ना लिखा हो या लिखने का स्कोप ना हो तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बना दिया करो। देखो, सेटिस्फाई वर्ब का मतलब क्या? सेटिस्फाई करना या होना? हाँ, करना, करना, करना। सेटिस्फाई वर्ब डूइंग होती है और इसका मतलब होता है सेटिस्फाई करना। अब जैसे हमने लिखा था मैन सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड, इसका मतलब अगर सेटिस्फाई होना हो तब तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसका मतलब सेटिस्फाई करना होता है, होना नहीं होता, ये डूइंग वर्ब होती है। तो अब हमें इसका तो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, जैसे द मैन सेटिस्फाइड होम डिड ही सेटिस्फाई, किसे सेटिस्फाई किया अभी बताना पड़ेगा। अब या तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट लिख दो लॉजिकल सा, द मैन सेटिस्फाइड हिज गेस्ट, उसके घर पे मान लो मेहमान आए, उन्हें बढ़िया खाना खिलाया, तो ही सेटिस्फाइड हिज गेस्ट। नहीं कुछ समझ में आए तो हिमसेल्फ ही लिख दो, द मैन सेटिस्फाइड हिमसेल्फ। वो भी नहीं समझ में आए तो इससे पहले कोई लिंकिंग और लिख के इसे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बना दो, द मैन गॉट सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड। तो ऐसी वर्ब्स जो डूइंग ट्रांसिटिव होती हैं उनके साथ हमेशा हमें ऑब्जेक्ट लिखने पड़ते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ना लिखा हो या ऑब्जेक्ट लिखने का स्कोप ना हो तो उसे पास्ट पार्टिसिपल बना दिया करो एडजेक्टिव। द मैन गॉट सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। ही माइट इंजर while playing football। इंजर वर्ब का मतलब क्या होता है? इंजर कर देना या हो जाना? हाँ, कर देना। ये भी डूइंग वर्ब है। अब ये जो वर्ब हमने लिखी ये भी डूइंग ट्रांसिटिव वर्ब है। अब जैसे हमने लिखा ही माइट इंजर होम,
whom might he injure बताना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। लिख दो कुछ भी, he might injure other players, he might injure you, he might injure himself। कुछ नहीं समझ में आया तो himself लिख के सही कर लो, और नहीं तो फिर वही तरीका, इससे पहले लिखो लिंकिंग वर्ब और इसे बना दो पास्ट पार्टिसिपल इंजर्ड, he might get injured। तो जो डूइंग ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं उनके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लिखा करो, नहीं ऑब्जेक्ट लिखा हो तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बना के इस तरीके से सही कर लेगा। बातें मत करो। द कंफ्यूजिंग मैन couldn't decide where to go। They asked him a very confused question। अब देखो यहां पे हमने एक सब्जेक्ट लिखा मैन, नाउन है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव लिखा व्हाट काइंड ऑफ मैन, तो हमने लिख दिया कंफ्यूजिंग। फिर यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिखा क्वेश्चन, ये भी नाउन है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन ये बताने के लिए हमने इसके साथ भी एक एडजेक्टिव लिख दिया कंफ्यूज्ड। ये जो हमने कंफ्यूज्ड और कंफ्यूजिंग लिखे ना, ये दोनों ही वर्ब हैं, एक आईएनजी फॉर्म की वर्ब है, एक थर्ड फॉर्म की वर्ब है, तो कुल मिला के ये वर्ड्स हैं तो एडजेक्टिव, लेकिन हम इनको मतलब है वर्ब्स लेकिन हम इन्हें यूज कर रहे हैं एज एन एडजेक्टिव। अब ध्यान ये रखना है कि अगर हम कभी वर्ब की फॉर्म्स को एडजेक्टिव्स के तरीके से यूज करें तो हम इन्हें पार्टिसिपल्स कहते हैं। वर्ब की फॉर्म्स जो एडजेक्टिव्स के तरीके से यूज होती है इन्हें हम पार्टिसिपल्स कहते हैं। होते तो फिलहाल में तीन है लेकिन अभी हमें दो ही समझने हैं। एक पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जिसे हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव का काम करती है। तो यहाँ पे ध्यान देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा मतलब अपार्ट फ्रॉम इट वी कैन यूज द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एज एन एडजेक्टिव आल्सो। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ साथ में वर्ब के आईएनजी फॉर्म को भी एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये जो कंफ्यूज वर्ब होती है ना, कंफ्यूजिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल और कंफ्यूज है पास्ट पार्टिसिपल। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल्स जो होते हैं दे कन्वे पैसिव मीनिंग ऑफ द वर्ब, while present participles convey active meaning of the verb। एक्टिव पैसिव का मतलब क्या, ऐसे समझना, अगर हम किसी वर्ब के साथ मतलब किसी नाउन के साथ में किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बना के लिख दूं, मतलब अगर हम कोई नाउन डिस्क्राइब करने के लिए वर्ब को यूज करें और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दें, तो इसका मतलब जाएगा कि वो जो नाउन जिसके साथ हमने उस वर्ब को एडजेक्टिव बना के लिखा है वो कंफ्यूज नहीं कर रहा, वो उस काम को नहीं कर रहा बल्कि कोई और कर रहा है। पैसिव का मतलब यही होता है। लेकिन अगर मान लो हम किसी ऐसे नाउन के साथ में वर्ब को लिखें एडजेक्टिव बना के जो कि उस वर्ब का डूअर हो जिसे हम एडजेक्टिव बना रहे हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखेंगे। तो जब हम किसी नाउन के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो नाउन ही उस वर्ब का जिसे हमने एडजेक्टिव बनाया है डूअर है। तो अगर हम कंफ्यूज लिख देंगे तो इसका मतलब जाएगा दैट इज कंफ्यूज, जो कंफ्यूज्ड हो। अब कंफ्यूजिंग का मतलब जो कंफ्यूज करे।
अबे इससे जगह ना हिले हुए, ऐसे बेसुध ऐसे। अबे बोस्टन इसने लिख रखा है ना, क्या नाम है। हाँ। हाँ बेटा, क्या समझाया मैंने यहाँ पे, बताइए एक बार, बोलिए तो। कि वर्ब के थर्ड फॉर्म और वर्ब के आईएनजी फॉर्म को कैसे पता लगाएंगे कि नाउन के साथ में कब किस वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखना है, आईएनजी फॉर्म को लिखना है। हाँ, क्या बताना है? मतलब तेरे को क्वेश्चन नहीं पता तू बताना शुरू हो गया तब तक, आदमी है कि तू? है मतलब जब तेरे को क्वेश्चन सुनाई नहीं पड़ा तो पहले क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए था ना, बताना क्यों शुरू कर दिया? पहले क्वेश्चन तो समझ लो बेटा। क्वेश्चन ये है कि किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ब की फॉर्म को यूज करना है। कैसे पता करेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आईएनजी फॉर्म लिखे? पार्टिकल नहीं है, पार्टिसिपल है। सी के बाद में आई नहीं दिख रहा? हाँ बता। नहीं पता? पता तुम्हें नानी सब है। पड़ोसी, बता बेटा। किसी नाउन के साथ वर्ब को लिखना है एडजेक्टिव बना के, कैसे पता करें कि आईएनजी फॉर्म लिखें या थर्ड फॉर्म लिखें? हाँ हाँ, तुझे बताना है। कैसे पता चलेगा पैसिव फॉर्म है एक्टिव फॉर्म है? अब सुनियो इसे, हिले हुए। हाँ बता। वो भी टंग गया तब तक। पड़ोसी। हाँ, देखो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। अगर हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करें किसी वर्ब फॉर्म के थ्रू, और वो नाउन उस वर्ब का जिसे हम एडजेक्टिव बना के लिखना चाह रहे हैं डूअर हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर वो नाउन नहीं बल्कि कोई और डूअर हो तो फिर पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ जाओ। मैन कंफ्यूज करता है कि मैन को कंफ्यूज करते हैं? अबे मैन कंफ्यूज करता है लोगों को या लोग कंफ्यूज करते हैं मैन को? दोनों ही हो सकते हैं, हाँ। कई बार आदमी भी घुमा देता है, कई बार खुद ही घूम जाता है। फिलहाल में ये जिसकी हम बात कर रहे हैं इसने किसी को कंफ्यूज कर दिया, ये हो गया। अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब इसको किसी ने कंफ्यूज कर दिया। ठीक है। तो अगर इसको किसी ने कंफ्यूज कर दिया तो ये डूअर तो हुआ नहीं कंफ्यूज वर्ब का। अगर ये डूअर नहीं हुआ तो पास्ट पार्टिसिपल लिखो। उसमें आ जाओ। अब वहां पे हमने कंफ्यूज को यूज किया है ना एडजेक्टिव क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा या क्वेश्चन को कंफ्यूज कर देंगे? अब क्वेश्चन तो कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को तो कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे लेकिन क्वेश्चन जरूर कंफ्यूज कर देगा, तो ये डूअर हो गया। एक दो और क्वेश्चन देख रहे हैं इसी टाइप के। आई हैव गॉट आई हैव गॉट सम शॉक्ड न्यूज फॉर यू। द एक्साइटिंग ऑडियंस cheered the team। अब देखो, न्यूज नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने पास्ट पार्टिसिपल लिखा शॉक्ड, और ऑडियंस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा एक्साइटिंग। ऑडियंस ने एक्साइट किया या एक्साइट हो गए? हैं? ये एक्साइट कर रहे हैं, एक्साइट हो गए? अगर ये चेयर कर रहे हैं अपनी टीम को तो इसका मतलब एक्साइट ये खुद ही हो रहे हैं तभी चेयर कर रहे हैं। तो एक्साइटेड लिखो पास्ट पार्टिसिपल। एक्साइटेड ऑडियंस। न्यूज ने शॉक कर दिया या न्यूज को शॉक कर दिया? न्यूज ने शॉक कर दिया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल शॉकिंग।
द अमेजिंग स्पाइडरमैन या द अमेज्ड स्पाइडरमैन? कैसे पता अमेजिंग? अब देखो, अगर हम अमेजिंग स्पाइडरमैन लिख देंगे तो इसका मतलब स्पाइडरमैन दूसरों को अमेज कर रहा है, मतलब ऐसी हरकतें कर रहा है कि दूसरे अमेज हो गए। ठीक है। अच्छा, अगर कहीं इंडिया में आ गया स्पाइडरमैन तो यहाँ के लोगों को देखकर वो खुद ही अमेज हो जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो द अमेज स्पाइडरमैन भी सही है, अमेजिंग भी सही है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन देखो। These are threatened species because of increasing industrialization। दूसरा, the frightened people shouted for help। ये जो लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, इन्होंने किसी को डरा दिया या किसी ने इन्हें डरा दिया? इन्हें डरा दिया, तब तो पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा। ठीक है। ये जो स्पीसीज हैं उनसे किसी को खतरा है या स्पीसीज को किसी से खतरा है? स्पीसीज को खतरा है, तो यहां भी पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा। तो जैसे स्पीसीज नाउन है, इसके साथ हमें पास्ट पार्टिसिपल लिखना है, क्योंकि स्पीसीज किसी को थ्रेटन नहीं कर रही बल्कि उनको थ्रेटन किया जा रहा है। उसी तरीके से पीपल नाउन जो हमने लिखा, ये भी किसी को फ्राइटन नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद फ्राइटन हो रहे हैं, तभी ये मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। तो ये जो हमने पास्ट पार्टिसिपल लिखा ये तो ठीक है। बस एक छोटी सी यहाँ पे गलती हो गई कि जो फ्राइट वर्ड हम लिख रहे हैं ना, ये एक नाउन होता है। फ्राइट का मतलब होता है डर। उसी तरीके से हमने थ्रेट वर्ड लिखा, वो भी नाउन है, उसका मतलब भी खतरा होता है। ठीक है। तो फ्राइट है, थ्रेट है, ठीक है, ये नाउन है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रेंथ, ये भी नाउन है। वर्ब इनमें से कोई भी नहीं है। एक दो वर्ड अगर मान लो हम यहाँ पे लिख दें, हार्ड, ये एडजेक्टिव है। स्वीट, ये एडजेक्टिव है। ब्राइट, ये एडजेक्टिव है। अभी जो वर्ड्स हमने लिखे हैं ना, इनमें से फ्राइट, थ्रेट और स्ट्रेंथ ये नेम्स हैं, नेम्स ऑफ स्टेट, नेम्स ऑफ क्वालिटी। हार्ड, स्वीट और ब्राइट ये नेम ऑफ क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी है, तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो फर्स्ट थ्री वर्ड्स इसमें से नाउन है एंड द लेटर थ्री जो है वो एडजेक्टिव है। वर्ब कुल मिला के इनमें से कोई भी नहीं है। तो अगर हम इन्हें वर्ब बना के यूज करना चाहें तो देखो हमें इनकी ये फॉर्म्स लिखनी पड़ती हैं। फ्राइटन, अब फ्राइटन लिख देने से वर्ब बन गया। वर्ब का मतलब एक्शन। फ्राइटन का मतलब डराना। थ्रेटन का मतलब खतरा किसी के लिए पैदा करना, मतलब खतरे में डालना। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, और स्ट्रेंथन का मतलब ताकतवर बनाना, मजबूत करना। हार्डन, कठोर करना। स्वीटन, और मीठा करना, मीठा बनाना किसी चीज को।
और ब्राइटन चमकदार बनाना। तो अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब हम किसी नाउन या एडजेक्टिव को वर्ब बनाते हैं तो वो जो एन एन लिखा होता है ना वो उसकी बेस फॉर्म होती है। ये जो हमने फ्राइटन, थ्रेटन, स्ट्रेंथन ये सब लिखे ना बेस फॉर्म है। जब सेकंड थर्ड फॉर्म बनाओगे तब हाँ थ्रेटन्ड स्पीसीज। अब यहाँ पे देखो ये जो फ्राइटन, थ्रेटन, स्ट्रेंथन, हार्डन, स्वीटन, ब्राइटन हमने लिखे ना ये सब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब जनरली हमने पढ़ा क्या होता है जिन वर्ब्स के लास्ट में एन एन लिखा होता है वो थर्ड फॉर्म होती हैं, जैसे कि नोन, गॉन, टेकन, ईटन, गिवन, बीटन, रीजन, ड्राइवन, राइडन, एटसेट्रा, रिटन वगैरह दुनिया भर की। तो हमने पढ़ा कि ज्यादातर वर्ब्स इनके लास्ट में एन वाली लिखी होती है ना फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन ऐसा तब होता है जब उसका बेस फॉर्म वर्ब होता हो। जैसे नोन जो है ना ये नो की थर्ड फॉर्म है, गो की थर्ड फॉर्म है, टेक की थर्ड फॉर्म है, ईट की थर्ड फॉर्म है, ये सब वर्ब है। लेकिन जो फ्राइट है ना वो नाउन है। तो ये जो हमने लिखे ना ये बेस फॉर्म्स हैं। अब इन्हें अगर हमें सेकंड या थर्ड फॉर्म बना के लिखना है ना तो इनके साथ में ईडी लिखो। अब ये इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गए। तो जो हमने पीपल के साथ फ्राइटन लिखा ना ये गलत लिख दे, बेस फॉर्म है, ये एडजेक्टिव काम नहीं करेगी। एडजेक्टिव लिखो थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी फ्राइटन। उसी तरीके से यहाँ पे लिखो थ्रेटन्ड। तो अगर हम कभी किसी नाउन को या एडजेक्टिव को वर्ब बनाएं तो वो जो एन एन लिखा होता है वो उसकी बेस फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म के लिए उसमें ईडी ऐड करके लिखा करो। तो लिखो द फ्राइटेंड पीपल शाउटेड फॉर हेल्प, दीज आर थ्रेटेंड स्पीसीज ऐसे। ही हैज डैश हिज ग्रिप ओवर द मैनेजमेंट, लूज्ड, लॉस्ट, लूजन, लूजनड। अब देखो इस सेंटेंस को समझने से पहले एक चीज और भी समझ लेना। एक वर्ड हो गया हमारे पास लूज, एक हो गया ये, और एक हो गया ये। इनमें से एलओएससी लूज जो है ना ये भी हमने पढ़ा भी था थोड़ी देर पहले कि वर्ब होती है और इसका मतलब होता है टू मिस समथिंग, किसी चीज को खो देना, गंवा देना। एल डबल सी लूज जो है ना ये एडजेक्टिव होता है, ये कोई वर्ब नहीं है, और इसका मतलब होता है विच इज नॉट फिट। अच्छा, एलओ डबल एस लॉस जो है ये नाउन है और इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन, घाटा, नुकसान, डिवेल्युएशन। अभी जो हमने एलओ डबल एस लॉस लिखा है ये नाउन है, इसका मतलब है हार्म, डिवेल्युएशन, नुकसान, घाटा। एल डबल एस लूज जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है विच इज नॉट फिट। और एलओ एस लूज वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू मिस। अब देखो अगर मान लो ये लूज तो वर्ब है ही है, अगर इसको हम वर्ब बनाए तो हमें इसे लिखना पड़ेगा लूजन। ठीक है, जब हम इसे लूजन लिख देंगे तो वर्ब बन जाएगी कौन सी फॉर्म की? बेस फॉर्म। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने हैज लिखी है हेल्पिंग वर्ब, तो अगर हैज हेल्पिंग वर्ब लिखी है तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी। लूजन थर्ड फॉर्म है नहीं, ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अच्छा, लूज्ड वर्ब नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब ये दो ऑप्शन हमारे पास हैं, एक लॉस्ट है एक लूजेंड है, वो दोनों ही वर्ब है। लॉस्ट भी वर्ब है, लूजेंड भी वर्ब है, मीनिंग अलग अलग है। लॉस्ट का मतलब है मिस्ड, खो देना, गंवा देना। और लूजेंड का मतलब है ढीला कर देना, लूज कर देना मतलब ढीला कर देना। लूज एडजेक्टिव है ढीला, लूजन का मतलब ढीला कर देना। ठीक है, ग्रिप कमजोर कर देना। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हमें किस वर्ब की जरूरत है, लॉस्ट की या लूजेंड की? तो ये आंसर है।
तो जब हम किसी एडजेक्टिव को या किसी नाउन को वर्ब बनाते हैं तो वो जो एन एन लिखा होता है वो उसकी बेस फॉर्म होती है, ये ध्यान रखना। स्टील इज द हार्ड फॉर्म ऑफ आयरन while diamond is the hardened form of carbon। अब देखो यहाँ पे नाउन हमने लिखा फॉर्म, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ये बताने के लिए हमने एक एडजेक्टिव लिखा हार्ड, तो ये एडजेक्टिव हो गया। फिर यहाँ पे हमने दोबारा वही नाउन लिखा फॉर्म, अब फिर से इसको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव लिखा व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म, तो हमने लिख दिया हार्ड एंड। अब ये जो हार्ड वर्ड होता है ना, ये एक एडजेक्टिव होता है, मतलब हार्ड वर्ड जो है ये भी एडजेक्टिव ही होता है। और जब हम इसको वर्ब बनाएंगे तो ये हो जाएगा हार्डन। तो हार्डन वर्ब हो गई, हार्डन का मतलब हार्ड करना। अच्छा, उसके बाद में अगर हम इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दें पास्ट पार्टिसिपल, तो वो भी एडजेक्टिव हो जाएगा, हार्डन। अब ये जो हार्ड हमने लिखा है ये एडजेक्टिव है, हार्डन्ड भी एडजेक्टिव है। अब ये दोनों ही एडजेक्टिव है, हार्ड तो बेसिकली वर्ड एडजेक्टिव है, लेकिन हार्डन्ड पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम कर रही है। अब ये यूज दोनों ही होते हैं एज एन एडजेक्टिव, हार्ड भी यूज होता है, हार्डन्ड भी यूज होता है। हमें जो समझना है वो ये समझना है कि जब हार्ड खुद ही एक एडजेक्टिव होता है तो हम उसको वर्ब बना के फिर उस वर्ब के थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बना के ये सब नाटक क्यों करते हैं, ठीक है। देखो, कोशिश करते हैं समझने की। द डोर वॉज ओपन, द डोर वॉज ओपन। अब देखो ये जो ओपन वर्ड होता है, ओपन है, क्लोज है, ये एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, ओपन को अगर हम चाहें तो पैसिव वर्ब भी मान सकते हैं, नहीं तो हम इसको पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव मान लेते हैं, क्योंकि ओपन वर्ड वर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही होता है, वर्ब भी होता है एडजेक्टिव भी होता है। अब अगर हम इन दोनों को एडजेक्टिव मान ले तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। एडजेक्टिव्स जो होते हैं दे रेफर टू द स्टेट ऑफ नाउन्स, वो नाउन्स की स्टेट डिस्क्राइब करते हैं। तो ओपन जो है वो डोर की स्टेट है। अच्छा, ओपन जो है ये स्टेट के अलावा एक्शन भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है वो एक्शन भी है, पास्ट पार्टिसिपल। तो जो पास्ट पार्टिसिपल्स हम थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं वो स्टेट के अलावा एक्शन भी रेफर करते हैं। इसका मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि जब हम पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं तो वो मेड अप स्टेट होती है। मेड अप स्टेट का मतलब बनाई गई स्टेट जिनमें कोई एक्शन इन्वॉल्व है। लेकिन अगर कोई एक्शन इन्वॉल्व ना हो, सिंपल स्टेट डिस्क्राइब करने तो एडजेक्टिव लिखा करो। द डोर वाज ओपन भी सही है, द डोर वाज ओपन भी सही है। अगर हम लिख रहे हैं द डोर वाज ओपन इट वाज द स्टेट ऑफ द डोर, अगर हम लिखते हैं द डोर वाज ओपन इट मींस दिस स्टेट वाज कॉज्ड बाय समबडी, कि इस स्टेट को किसी ने कॉज किया जो पहले नहीं रही होगी, मतलब इसमें एक्शन इन्वॉल्व है, उसमें कोई एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अभी ये दोनों सही है। अब इन सेंटेंस को मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूं। द डोर वॉज ओपन व्हेन ही हैड वेटेड फॉर 5 minutes। द डोर वॉज ओपन इवन एट दैट लेट एन आवर इन द नाइट। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस में हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्टेट ऑफ द डोर और एक्शन डन बाय समबडी। हाँ,
एक्शन, क्योंकि जब हम लिख रहे हैं ना व्हेन ही हैड वेटेड फॉर 5 मिनट्स, तो इसका मतलब ये काम 5 मिनट के बाद में हुआ, तो इसका मतलब ये एक्शन है जो किसी ने परफॉर्म किया लेकिन उतने टाइम के बाद किया। तो अगर एक्शन को रेफर करना है स्टेट को नहीं, तो फिर पास्ट पार्टिसिपल लिखो ओपनड। फिर हमने लिखा था डोर वाज ओपनड इवन एट दैट लेट एन आवर इन द नाइट। अब हमने कहा उतनी लेट रात में भी दरवाजा खुला है, तो ये हम डोर की स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्शन डन बाय समबडी है, ये स्टेट हो गई। तो अब एडजेक्टिव लिखो, तो हम लिख देंगे द डोर वाज ओपन इवन दैट लेट एन आवर इन द नाइट, मतलब कोई स्टेट है दरवाजे की खुली हुई जो उतनी रात को होनी नहीं चाहिए उस स्टेट में, लेकिन फिर भी उसी स्टेट में है, तो हमने यहाँ पे एडजेक्टिव यूज किया। लेकिन अगर किसी ने कोई एक्शन परफॉर्म किया तो फिर पास्ट पार्टिसिपल लिखना पड़ेगा। एक और तरीके से इसे समझना, वी शुड प्रेफर स्वीट और स्वीटेंड मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन। अब जैसे हमने लिखा वी शुड प्रेफर मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन, व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन, ये बताने के लिए हमने दो ऑप्शन दे दिए, एक स्वीट और एक स्वीटेंड। अब देखो स्वीट एडजेक्टिव होता है, स्वीटेंड उस एडजेक्टिव को वर्ब बना के उस वर्ब को एडजेक्टिव बना के लिखा गया, पास्ट पार्टिसिपल है। कौन सा सही, स्वीट मेडिसिन या स्वीटेंड? दोनों, कोई भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। अगर हम स्वीट मेडिसिन लिखेंगे तो इसका मतलब वो नेचुरली उसका फ्लेवर जो है वो स्वीट है, और स्वीटेंड का मतलब मेड अप स्वीट, मतलब उसको स्वीट बनाया गया, पहले नहीं रहा होगा। तो अगर हम स्वीट लिखेंगे तो इसका मतलब वो नेचुरल फ्लेवर हो गया उसका मेडिसिन का, और स्वीटेंड लिखेंगे तो इसका मतलब दैट वाज मेड, वो एक्शन है। तो जब हम पास्ट पार्टिसिपल्स को यूज करते हैं एडजेक्टिव बना के किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो ये शो करते हैं कि इस स्टेट को कॉज किया गया बाय मींस ऑफ सम एक्शन, लेकिन इफ नो एक्शन इज इन्वॉल्व देन यूज सिंपली एडजेक्टिव्स। सो एडजेक्टिव्स रेफर टू स्टेट, पास्ट पार्टिसिपल्स रेफर्स टू स्टेट मेड अप। अब यहां आ जाओ, ये जो स्टील है ये ओरिजिनल फॉर्म है आयरन की, मेड अप, मेड अप है। आयरन को फाउंड्री में स्टील बनाया जाता है, तो यहाँ पे लिखो हार्डन्ड। हार्डन्ड का मतलब जिसको हार्ड बनाया गया वो। डायमंड कार्बन की मेड अप स्टेट है या ओरिजिनल? ये मेड अप स्टेट नहीं है, ओरिजिनल स्टेट है, तो हार्ड। ठीक है, तो चलो ये कहानी यहाँ पे खत्म हुई। दिस ट्री हैज नेवर borne any fruit. Why did you why did you not paid any attention? It does not has any side effect. They would not
saw you there. We should not afraid of such people. You should must take such things seriously. They have hold over the meeting for a month. It began to rain just as we reached home. If we had run faster, he might have catch the bus. We are and shall ever do our job honestly. It has always and will always be the best strategy. ये देखो कुछ क्वेश्चंस। इन्हें एक बार देखो समझो और अपने आप सही करने की कोशिश करो, फिर डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले वाला मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। उसमें जो हमने वर्ब यूज किया ना, बॉर्न, ये एक वर्ब होती है बेयर, इसकी थर्ड फॉर्म होती है। एक तो इसकी फॉर्म होती है बेयर बॉर बॉर्न, और एक ये होती है जो हमने वहां लिख रखी है। अच्छा, इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है। ये जो हमने बॉर्न लिखा है ये वर्ब है, और ये है पास्ट पार्टिसिपल, मतलब ये एडजेक्टिव है वो वर्ब है। एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस इनमें क्या है, मीनिंग। बी आर एंड बॉर्न का मतलब होता है टू कम इन टू द वर्ल्ड, जन्म होना। इसका मतलब होता है जन्म होना। अच्छा, उस बॉर्न का मीनिंग भी ये नहीं होता, उसका मीनिंग भी अलग होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है जन्म देना, टू प्रोड्यूस। एक उसका मतलब होता है टू कैरी, किसी चीज को कैरी करना।
ही वॉज बेयरिंग अ गन, ऐसे। एक उसका मतलब होता है टू टॉलरेट, सहन करना, बर्दाश्त करना, एटसेट्रा। कुल मिला के वो सारे मीनिंग फिर उसी के हो जाते हैं, बस इसका मतलब एक ही होता है, जन्म होना। फिर से एक बार समझ लो, ये जो बॉर्न है ये वर्ब है और ये है पास्ट पार्टिसिपल। हालांकि अगर हम चाहें तो इस वर्ब को भी पास्ट पार्टिसिपल बना के यूज कर सकते हैं अगर हमें इन मीनिंग्स की जरूरत हो तो। लेकिन ये जो मीनिंग होता है जन्म होना, वो मीनिंग हमेशा इस वर्ब का होता है और ये पास्ट पार्टिसिपल होती है, वर्ब नहीं होती। अब जब ये बातें समझ में आ जाए तो उस क्वेश्चन पे जाओ और देखो जहां पे हमने बॉर्न लिखा वहां पे हमें किसकी जरूरत है, वर्ब की, एडजेक्टिव की? वर्ब की, क्योंकि वहां पर उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ड लिख रखे हैज। अगर हैज हेल्पिंग वर्ड लिख रखे तो यहाँ पे मेन वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में। अब ये बॉर्न तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, इसको तो वर्ब के तरीके से यूज नहीं कर सकते, तो लिखो बी आर एन ई बॉर्न। क्या मतलब हो गया उस बॉर्न का वहां पर उस सेंटेंस में? प्रोड्यूस्ड। दिस ट्री हैज नेवर प्रोड्यूस्ड एनी फ्रूट, इसका मतलब ये हो गया। दे हैव डैश all the expenses for this tour. Gandhiji was dash on 2nd October 1869. Jaundice is a water dash disease. ये ब्लैंक्स फिल करो, ऑप्शन ये दोनों बॉर्न है। क्या लिखा फर्स्ट में? बी ओ आर एन या बी ओ आर एन ई? अब देखो इसमें हमें वर्ब की जरूरत है क्योंकि हैव हेल्पिंग वर्ब लिख रखी है। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब भी जन्म होना हम प्रूव नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पे लिखो बी आर एन ई बॉर्न। जहां पे भी वर्ब की जरूरत है वहां पे हमेशा इसी को लिखा करो। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, यहां पर वैसे हमें गांधी जी की स्टेट डिस्क्राइब करनी है, मतलब एडजेक्टिव यूज करना है ना कि वर्ब, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मीनिंग चाहिए जन्म होने वाला वो भी उसी का होता है, तो यहाँ पे लिखो बी आर एन बॉर्न और ये पास्ट पार्टिसिपल है जो गांधी जी की स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है। अब यहाँ जाओ, जॉन्डिस इज अ डैश। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड हमें चाहिए वो भी एडजेक्टिव है, यहाँ पे जो चाहिए था वो भी एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव ये बॉर्न तो होता ही है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं जब पास्ट पार्टिसिपल। अब देखो कौन सा आएगा इसमें, बी आर एन या एन ई? आएगा तो खैर एन ई वाला, और इसका मीनिंग समझ लेना। जॉन्डिस इज अ डिजीज कैरिड बाय वाटर। ये जो बी आर एन ई बॉर्न है इसका मतलब है कैरिड बाय। तो ये जो बी और एनी बॉर्न है ये एडजेक्टिव भी होता है, अगर कभी इन मीनिंग्स को कन्वे करना हो तो उसी को एडजेक्टिव बना के भी लिखना। इसका मीनिंग केवल जन्म होना होता है। तो जॉन्डिस इज अ डिजीज विच इज कैरिड बाय वाटर। अब बचे वो क्वेश्चंस, उनको एक बार देखो तो अपना कुछ समझ में आया तो सही करो। सबसे पहला क्वेश्चन सही है गलत? अबे सही है गलत? वास्तव में बहुत बड़े वाले हो तुम लोग। ये वर्ब के सबसे आसान क्वेश्चंस हैं, हालांकि वो मुझे लगता है कि पेपर में आते हैं और कई बार लोग इन्हें भी गलत करते हैं, इसलिए बता रहा हूं। लेकिन अगर इन्हें भी तुम्हें बताने के लिए टीचर और कोचिंग की जरूरत चाहिए कि ये भी जानने के लिए कि डू डज डिड और मॉडल्स का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके लिए भी कोचिंग लेनी पड़ेगी, तब तो फिर बहुत हिली हालत हो। डू डज डिड और मॉडल्स, इनके साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखा करो। अगर ये डिड नहीं लिखा होता तब तो वो सेकंड फॉर्म सही हो जाती है, लेकिन अगर डिड लिख दिया ना तो फर्स्ट फॉर्म लिखो पे। डू डज डिड और मॉडल्स के साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखा करो। व्हाई डिड यू नॉट पे एनी अटेंशन? नेक्स्ट में जाओ। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डज के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है हैज, लेकिन हमने कहा फर्स्ट फॉर्म भी दो होती हैं, एक बेस फॉर्म एक सिंगुलर फॉर्म। डू डज डिड और मॉडल्स के साथ हमेशा लिखा करो बेस फॉर्म। अब बेस फॉर्म हैज नहीं होती है, हैव होती है। तो इसको लिखो दिस मेडिसिन या इट डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट।
तो डू डज डिड और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा करो। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है वो पता ही होगा, डू डज डिड और मॉडल्स क्या होते हैं वो भी पता ही हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पे देखो वुड लिखा तो इसका फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब फर्स्ट फॉर्म सॉ नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म होती है सी। अगला देखो, वी शुड नॉट अफ्रेड। अब तुम में से जितने बच्चे जानते हो ठीक है, जो ना जानते हो आगे ध्यान रखें, अफ्रेड वर्ड एडजेक्टिव होता है, शुड मॉडल होता है। अब ये मॉडल है और ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब मेन वर्ब कहाँ गई? क्योंकि अगर ये मॉडल है तो मेन वर्ब तो जरूर आनी चाहिए, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और अगर ये एडजेक्टिव है तो इससे पहले लिंकिंग वर्ब भी आ सकती है, तो कोई लिंकिंग वर्ब लिख दो, गेट लिख दो, बी लिख दो। तो मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उनको बिना मेन वर्ब के मत लिखा करो, बिना मेन वर्ब के लिखोगे तो वो गलत हो जाएंगे। तो इसको ऐसे लिख दो, वी शुड नॉट गेट अफ्रेड ऑफ सच पीपल। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आ जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेन वर्ब है हमारी टेक, और उसके बाद हमने दो हेल्पिंग वर्ब लिख रखी हैं, एक मस्ट ये मॉडल है और एक शुड ये भी मॉडल है। अब ये एक मॉडल दूसरे मॉडल को जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो या तो इनको एंड से जोड़ दो, यू शुड एंड मस्ट टेक सच थिंग्स सीरियसली, या फिर एक का यूज करो एक को हटा दो, क्योंकि दोनों सेम इंटेंशन एक्सप्रेस करते हैं, तो एक का यूज करो एक को हटा दो। तो इसको ऐसे लिख दो, यू शुड टेक सच थिंग्स सीरियसली। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन देखो, अगर हम कभी हैव की किसी फॉर्म को यूज करें एज अ हेल्पिंग वर्ब, या अगर हम कभी किसी वर्ब को यूज करना चाहें पैसिव वॉइस में, तो इन सिचुएशंस में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखा करो। अगर किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में लिखना हो तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, अगर हैज हैव के साथ में वर्ब की फॉर्म लिखनी हो तो भी थर्ड फॉर्म में। अब जैसे हमने यहाँ पे हैव लिखा ना, तो इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये थर्ड फॉर्म होल्ड नहीं होती है, इसकी थर्ड फॉर्म हेल्ड होती है। होल्ड जो है वो बेस फॉर्म है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, दे हैव हेल्ड ओवर द मीटिंग। होल्ड ओवर का मतलब टाल देना होता है, ये भी ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल से और समझना, ही हैज हैव एनफ रेस्ट नाउ। अब जैसे हमने लिखा ही हैज हैव एनफ रेस्ट नाउ, अब ये हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब थर्ड फॉर्म हैव तो है नहीं, तो हम इसको लिख देंगे ही हैज हैड एनफ रेस्ट नाउ। नेक्स्ट देखो, इट बिगन टू रेन जस्ट एज वी रीच्ड होम। आंसर बताओ इसका, एट्थ का। ये बिगन कौन सी फॉर्म है वर्ब की? अब जिन्हें ना पता वो आगे ध्यान रखें, थर्ड फॉर्म है। अब अभी हमने पढ़ा कि थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं है। अच्छा, बिगन वर्ब के साथ जो हमने सब्जेक्ट ले रखा वो डूअर है नहीं, ठीक है। मतलब पैसिव तो बनेगा नहीं इसका यहाँ पे, क्योंकि कोई डूअर होगा नहीं जिसने शुरुआत करी होगी बारिश की। अब अगर हम इसको पास्ट परफेक्ट बना दें तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक्शन बाद में शुरू हुआ, पहले वो हुआ, ठीक है। हाजमोला खा के बैठा गया क्लास में है। तो ये जो बिगन है ना, इसको हम परफेक्ट टेंस बना नहीं सकते पास्ट के, क्योंकि बाद में वो एक्शन है, पहले वो हुआ है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इसको सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट बना दो, इट बिगेन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को बिना हेल्पिंग वर्ब के मत लिखा करो, थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ। अगला देखो, इफ ही हैड रन फास्टर ही माइट हैव कैच द बस। देवी जी चुप रहो, आंसर होता बेटा इसका। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या गलत हो सकता है? नहीं कुछ पकड़ में आ रहा? पीछे बैठा वो पेन खा रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर होता, हाँ है? क्या है कर रहा है बे तू पड़ोसी? नाइन्थ क्वेश्चन आंसर होता बेटा। इतने ऐसे तो मक्कार हैं लोग, ठीक है। कैच की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉट। वो देखो वहां पे कैच लिखा, तो जो हमने कैच लिखा, ये कैच वेस्ट कोई वर्ब होती नहीं है देहाती, ठीक है। कॉट लिखा करो, इफ वी हैड रन फास्टर ही माइट हैव कॉट द बस।
तो कई बार ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि वर्ब की फॉर्म जो होती नहीं वो यूज कर ली। एक क्वेश्चन अगर मुझे सही से याद हो किसी पेपर में आया हुआ, तो देखो क्या क्वेश्चन है। द बचर स्लीव्ड द लैम्ब मर्सीलेसली। अब ये किसी पेपर में क्वेश्चन आया, ठीक है, ये भी इसी तरीके की एरर है। होता क्या है, एक वर्ब होती है यहाँ पे स्ले। क्या मतलब होता है इसका? है किल कर देना, काट देना, मार डालना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्लीव और थर्ड फॉर्म होती है स्लेन। तो मतलब ये इसकी फॉर्म होती है, स्ले, स्लीव, स्लेन। अब स्लीव्ड कोई वर्ब होती ही नहीं है, तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा पड़ेगा द बचर स्लीव द लैम्ब। तो जैसे स्लीव्ड है, कोई वर्ब नहीं है, कैस्ट कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, उसकी थर्ड फॉर्म कॉट होती है। तो जहां पे थर्ड फॉर्म की सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़े वहां पे कॉट लिखा करो, कैस्ट कोई वर्ब होती नहीं है। अगला देखो, बेटा चोंच बंद कर लो। ये आर हेल्पिंग वर्ब है और ये शैल हेल्पिंग वर्ब है। एक चीज बताओ, इस आर को हम मेन वर्ब क्यों ना मान लें? तो बताओ बे, इस आर को मेन वर्ब क्यों ना मान लें? अगर मान लो मैं ये कह दूं कि आर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो गलत क्यों हो जाएगा सेंटेंस? बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब होती है, उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती। गुलाबी टी शर्ट, बता, आर को मैं मेन वर्ब क्यों ना मान लूं? पड़ोसी, आर को मेन वर्ब क्यों ना मान लूं? पड़ोसी, बेटा आर को मेन वर्ब क्यों ना मान लूं? हाँ? अरे भाई मैं तो इसी को मेन वर्ब मान लेता हूं, तो गलत क्यों हो जाएगा? आर मेन वर्ब भी तो होती है, बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब नहीं होती? पड़ोसी, उसको जगह अपने पड़ोसी, उसको राइट हैंड को। तो देखो एक्टिंग करेगा, अभी अभी बोलेगा नहीं। हाँ, 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 आर को मेन वर्ब क्यों ना मान ले? एक से एक बड़े भरे पड़े यहाँ पे। अब देखो, इस आर को हम मेन वर्ब इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अगर हम इसे मेन वर्ब मान लेंगे ना तो ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, इसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा, और कॉम्प्लीमेंट यहाँ कहीं लिखा नहीं है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि हो सकता है कोई सेंटेंस ऐसा लिखा हो जिसमें आर मेन वर्ब हो जाए। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, वी आर एंड शैल एवर बी हैप्पी, तो ये सही हो जाएगा। अब देखो, ये आर जो है ना, ये हमारी मेन वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और शैल हेल्पिंग वर्ब है, बी मेन वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और हैप्पी जो एडजेक्टिव है इनका कॉम्प्लीमेंट हो गया, वही इसका कॉम्प्लीमेंट है, वही इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये सेंटेंस सही है। ये इसलिए सही है क्योंकि आर यहाँ पे वर्ब है और उसका कॉम्प्लीमेंट है हैप्पी। लेकिन अगर हम इस आर को है मेन वर्ब मान ले तो इसको भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा, लिंकिंग और बिना कॉम्प्लीमेंट के आती नहीं, और कॉम्प्लीमेंट कहीं लिखा नहीं। यहाँ पे जो हमने लिख रखे है ना मेन वर्ब, इसके बाद हमने आर जॉब ऑब्जेक्ट लिख रखा है। तो अगर हम आर जॉब ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो आर जॉब ऑब्जेक्ट तो इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है डू। अब इन दो मतलब ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हो गए, मेन वर्ब इनकी कॉमन हो गई। अब मेन वर्ब कॉमन हो गई वो तो ठीक है, लेकिन शैल के साथ हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, आर के साथ आईएनजी फॉर्म में आती है। तो अगर दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म यूज होती है तो अलग अलग ही लिखो। तो इसको ऐसे लिखो, वी आर डूइंग एंड शैल एवर डू आर जॉब ऑनेस्टली। तो अगर हम कभी किन्हीं दो ऐसी हेल्पिंग वर्ब को एंड से जोड़ दें जिनके साथ मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म यूज होती हो, तो वो अलग अलग ही लिखा करो। अगला क्वेश्चन देखो, वो भी ऐसे ही है। ये जो हैज है ना, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और विल हेल्पिंग वर्ब है, और बी मेन वर्ब है। अब विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये बी सही हो गया, लेकिन हैज का थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो इसको बीन लिख दो। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। वी कैन एंड शैल विन द मैच, एक सेंटेंस। दूसरा, दे हैव डैश
दे हैव एंड मे हर्ट अस अगेन इन द फ्यूचर। अब देखो, कैन मॉडल है, शैल मॉडल है, अब विन है मेन वर्ब। अब शैल के साथ लिखोगे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, कैन के साथ लिखोगे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये लोग कॉमन हो गया। तो ये जो कैन और शैल दोनों हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ मेन वर्ब की एक ही फॉर्म यूज होगी, तो फिर वो हमने फॉर्म कॉमन करके लिख दी, वी कैन एंड शैल विन दिस मैच। मतलब इसका मतलब हो गया वी आर एबल टू डू विन द मैच एंड वी इट इज प्रोबेबल दैट वी विल विन द मैच। अब यहाँ जाते हैं, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी हैव और मे। अब ये जो शैल और कैन है, ये तो खैर दोनों ही मॉडल हैं, तो दोनों के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ पे मे मॉडल है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। अब होता है क्या, हर्ट की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम होती हैं, लेकिन हम इसको एक बार में एक ही बार मान पाएंगे। अगर मे के साथ लिख रहे हो तो इसको फर्स्ट फॉर्म मान लो, थर्ड फॉर्म मिसिंग है तो थर्ड फॉर्म अपने पास से लिख दो। तो अगर हम कभी किन्हीं दो ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स को एंड से जोड़ दें जिनके मतलब किन्हीं दो हेल्पिंग वर्ब को एंड से जोड़ के उनके साथ एक ही वर्ब यूज करें, और अगर उस वर्ब की फॉर्म्स उनके साथ अलग अलग यूज होती हैं, तो फिर वो अलग अलग ही लिखना। चलो बाकी आज के लिए काफी, अब कल मिलते हैं, आज के लिए बाय।